गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी इन ऑपरेशंस रिसर्च। आज हमने बहुत दिनों के बाद ऑपरेशन रिसर्च के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए चूज करा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये इस थ्योरी का पार्ट 1 है एंड रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मी इंट्रोडक्शन। रिप्लेसमेंट थ्योरी जो ऑपरेशन रिसर्च में किसके लिए यूज करी जाती है? ये एज एन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इसको यूज करा जाता है। डिसीजन मेकिंग किस चीज के लिए नहीं है, डिसीजन किस चीज का लेना है? रिप्लेस करने का। जो भी इक्विपमेंट फैक्ट्री में यूज करे जा रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में यूज करे जा रहे हैं उनको रिप्लेस करने का डिसीजन लेना है विद द सब्स्टिट्यूट, है ना, विद द न्यू इक्विपमेंट। अब रिप्लेसमेंट की नीड कब बढ़ती है? रिप्लेस हम जनरली इक्विपमेंट तब करते हैं मान लो वो डिटेरियोरेट हो गए हैं, ऑब्सोलेट हो गए हैं, ऑब्सोलेट हो गए हैं, फेलियर हो गया या ब्रेकडाउन की वजह से वो इक्विपमेंट अब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, देन देयर इज अ नीड टू रिप्लेस दैट इक्विपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो रिप्लेसमेंट थ्योरी उस चीज पर फोकस करती है। When is replacement necessary? As we all know that कि replacement कब चाहिए हमें। तो replacement theory जो है अलग अलग सिचुएशन से डील करती है। जब हमें लगता है कि कुछ ऐसी आइटम्स जो हैं लाइक बल्ब्स हो गए, मशीन्स हो गए या इलेक्ट्रिक आइटम्स या कोई भी इक्विपमेंट जो है उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है फेलियर और ब्रेकडाउन की वजह से, तो इस केस में एफिशिएंसी डिक्रीज होने की वजह से हमें उन इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन जो है मोर एक्सपेंसिव है, यू नो दैट कि अगर मशीनरी की शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है 20 ईयर्स 10 ईयर्स, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस मशीनरी को मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, मेंटेन करने के बाद भी आपको पता है कि एवरी ईयर मेंटेनेंस का खर्चा तो है वो लगता ही रहता है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जब मेंटेन करने के बाद भी उसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, इंस्टेड ऑफ दैट हमारी कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है, तो इन एवरेज कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है, तो उस सिचुएशन में देयर इज अ नीड टू रिप्लेस दैट मशीनरी। उसको जगह पे हमें न्यू मशीनरी लेके आनी पड़ेगी इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नीड फॉर रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ नीड, कुछ भी रीजन हो सकते हैं रिप्लेस करने के। मान लो ओल्ड आइटम फेल हो चुकी है या वो ब्रेक डाउन हो चुका है ना, या वो डिटेरियोरेट हो चुकी है या उससे बेटर डिजाइन की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है ना, तो उसके कारण भी हमें जो है रिप्लेस करनी पड़ सकती है एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट और द मशीनरी। ठीक है, जब हमें लगता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो ग्रेजुअली डिसअपीयर ड्यू टू द डेथ्स एंड रिटायरमेंट एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द कंपेटिटिव मार्केट में एंटर करने के लिए भी हमें जो है न्यू मशीनरी चाहिए होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो फेलियर मैकेनिज्म क्या है? ऑब्वियसली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फेलियर। one is gradual failure and the another one is sudden failure, and sudden failure is further classified into the three parts, that is the progressive failure, retrogressive failure and random failure. Let's start with the gradual failure. gradual का मतलब क्या होता है? जो चीज स्लोली होती है ना, या प्रोग्रेसिव होती है। जैसे जैसे मशीन की लाइफ, मशीनरी या किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती जाती है उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाती है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इसी उस फेलियर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल फेलियर, जो धीरे धीरे होता है जैसे जैसे मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ती है, किसी भी इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो बढ़ती जाती है। सडन फेलियर होता है कि जो एक आफ्टर अ पीरियड ऑफ यूज के बाद अचानक से अगर कोई आपकी मशीन जो है वो यूज करना या वो एफिशिएंटली ऑपरेट होना बंद हो गई है, उसे बोलते हैं सडन फेलियर। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा फेलियर की तब इंक्रीज हो जाती है जब हमारी लाइफ जो है इंक्रीज हो चुकी है किसी भी मशीनरी भी। ठीक है, इन केस ऑफ बल्ब्स, अब बल्ब्स की मान लो 1 साल अगर उसकी वारंटी मिली हुई है, 1 साल के बाद तो देयर इज अ चांसेस कि वो कभी भी बंद हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा जो है वो फेलियर की इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। रेट्रोग्रेसिव फेलियर में अगर हम बात करें, यूनिट सर्वाइव बिगिनिंग में तो ठीक है, here if the unit survive in the beginning expected life increases like engine, अगर स्टार्टिंग में अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो हम मान सकते हैं कि ये और 10-20 साल अच्छे से चल पड़ेगा। रैंडम फेलियर, अचानक से किसी फिजिकल शॉक की वजह से, मान लो अचानक से एकदम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा आ गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गई या वैक्यूम ट्यूब्स खराब होगी, उसे हम बोलते हैं रैंडम फेलियर्स। उसके बाद हमारे पास है assumptions of the replacement theory।
जब हम इस रिप्लेसमेंट थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस अज्यूम करते हैं। एजम्पशंस क्या है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो उस मशीन से आ रही है वो कांस्टेंट रहेगी, रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी वो कांस्टेंट मानेंगे, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट को भी, एफिशिएंसी को भी कांस्टेंट मानेंगे, और टेक्नोलॉजी का भी कोई चेंज नहीं आएगा मार्केट में। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थी इस रिप्लेसमेंट थ्योरी की, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजंस में हम क्या लेते हैं, टाइम ऑफ डिसीजन, कब करना है चेंज, अब करना है या फ्यूचर में करना है ना, या थोड़ी टाइम के बाद में करना है, कब हम उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करेंगे जो कि डिटेरियोरेट हो चुका है या ऑब्सोलेट हो चुका है। हाउ मच टू रिप्लेस, कितने पार्ट्स रिप्लेस करनी है, पूरी की पूरी मशीनरी रिप्लेस करनी है या कितनी टोटल रिप्लेसमेंट करनी है या सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। हाउ टू रिप्लेस, कैसे करनी है ना, कौन सा मेथड बेटर होगा उसको रिप्लेस करने के लिए, एंड अवॉइडेंस ऑफ ब्रेकडाउन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रेकडाउन, कि हमने ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है या हम उसको एक्सेप्ट करके माइनर से चेंजेस करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस कैन बी द सम ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजंस जो कि एक मैनेजर को या है ना सुपीरियर को लेने होते हैं, ठीक है, वाइल टेकिंग द रिप्लेसमेंट डिसीजंस। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स है कि कितनी कैपिटल चाहिए होगी, ऐसे तो नहीं न्यू मशीनरी आ जाएगी या न्यू इक्विपमेंट आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कैपिटल भी चाहिए। अब कैपिटल कहाँ से लेके आनी है, उस कैपिटल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये सारे पॉइंट्स भी जो है मैटर करते हैं डिसीजन लेते टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम डिटोरिएटिंग ग्रेजुअली विद द यूज ऑफ टाइम, उन आइटम के लिए जो विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है उनकी जो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती रहती है, ये हम लेंगे विदाउट चेंज इन द मनी वैल्यू, दैट मीन्स इसमें पीवी वैल्यू नहीं लेंगे। और एक जो हमारी सेकंड है इसमें हम मनी वैल्यू चेंज के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट को करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ द आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली, किसी मान लो आइटम जो है सडनली खराब हो गया, उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें एक आ जाएगी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, एंड द सेकंड वन इज ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, एंड द लास्ट वन इज स्टाफ रिप्लेसमेंट। So let's start some of the notations used in this, concepts. First, C is refers to the cost of equipment, S refers to the scrap value, ठीक है। M refers to the operating cost, and T refers to the summation का साइन है जिसके आगे cumulative operating cost, and TC is total cost, ATC is average total cost, ठीक है। ये आगे questions में use होंगी। So let's start with the question number 1. The maintenance cost and resale value per year of the machine purchase is 7,000, ठीक है। 7,000 is given to you. रीसेल वैल्यू हर एक मशीनरी की अपनी अपनी सेपरेट गिवन है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हर एक मशीनरी की हर एक मशीनरी की बोल रही हूँ, हर एक ईयर की जो है वो सेपरेट गिवन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यू हैव टू टेक फर्स्टली द ईयर्स हियर, then you have to take the operating cost, then you have to calculate the cumulative operating cost. cumulative कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ईयर 900, second is 900 plus 1200 is 2100, 2100 plus 1600 is 3700 plus 2100 is 5800, ऐसे cumulative cost जो है वो कैलकुलेट करी जाती है। रीसेल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू, एंड यू नो दैट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो हमारी कॉस्ट कितनी थी, 7,000, 7,000 माइनस जितनी भी हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी, 7,000 माइनस 4,000 3,000, 7,000 minus 2,000 5,000, 7,000 minus 1,200 5,800 and so on. डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट, ठीक है। उस आर्टिकल की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट कैसे होगी, ये जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है प्लस हमारी क्यूमुलेटिव कॉस्ट, 3,000 plus 900 is 3,900, 5,000 plus 2,100 7,100, 5,800 plus 3,700 9,500, ठीक है, एंड सो ऑन। एवरेज की अगर हम बात करते हैं, एज यू ऑल नो दैट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो क्या हमारी होती है एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 3,900 डिवाइडेड बाय 1 3,900, 7,100 डिवाइडेड बाय 2 3,550। अब हमने कब रिप्लेस करनी है मशीनरी को, कब कौन से ईयर में रिप्लेस करना है, जब देखो इसकी कॉस्ट हमें जो है
अगर जब तक कॉस्ट डिक्रीज होती रहती है तो ठीक है, एक नंबर ऑफ पॉइंट पीरियड ऑफ आने के बाद जो कॉस्ट है इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। तो हम जब हमारी कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, इन केस देन देयर इज नो यूज टू हम उस मशीनरी को रखें, तो उस मशीनरी को रखने की बजाय हम उसको रिप्लेस करना जो है प्रेफर करेंगे। अब 5th ईयर में हमारी जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है ये लेस है, तो 5th ईयर के एंड में हमारी रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम उस मशीनरी को यूज करेंगे तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, सो दैट देयर इज नो यूज कि हम उस मशीनरी को यूज करना कंटिन्यू करें। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन कब लिया जाएगा? एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। Let's start with the illustration number 2. A firm is using a machine whose purchase price is 13,000, installation charges are 3,600 and machine has a scrap value 1,600. You have given the maintenance cost according to the year wise, and we have to take the replacement decision and किस year के end में replacement होगी मशीनरी की। We all know that cost of machine plus कैसे निकालते हैं हम? इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड करके 13,000 plus 3,600 is the 16,600 is the cost of machine minus scrap value 1,600 is our depreciation. Previous question में हर एक ईयर की अलग अलग depreciation दी थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही scrap depreciation आई है। वो कैसे निकालते हैं हम? cost minus scrap value। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? वही प्लस करके 250, फर्स्ट ईयर का 250 आ गया, 250 प्लस 750 1000 आ गया, 1000 प्लस 1000 2000 आ गया, ऐसे। तो टोटल कॉस्ट एज वी ऑल नो दैट टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 15,000 प्लस क्यूमुलेटिव कॉस्ट, 15,000 प्लस क्यूमुलेटिव कॉस्ट, 15,000 प्लस क्यूमुलेटिव कॉस्ट, ये हमारी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना होता है? नंबर ऑफ ईयर से, तो डिवाइड करेंगे, हमारे पास इतने आ गए। तो हम देख रहे हैं कि या इस पॉइंट तक तो हमारी जो है कॉस्ट डिक्रीज हो रही है एवरेज, उसके बाद हमारी जो है वो एवरेज कॉस्ट वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स 6th ईयर के एंड में हमें जो है मशीनरी वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। Illustration number 3. XYZ, a manufacturing company, is using a machine whose purchase price is 65,000 and installation charges are 18,000. Machine has a scrap value 8,000. Firstly, we will have to calculate the depreciation, that is the 65,000 plus 18,000 minus 8,000. तो हमारे पास depreciation कितनी आ गई? 75,000. ठीक है, तो operating cost is given to you. Firstly you have to calculate the cumulative cost. total cost कैसे आती है? depreciation plus cumulative cost ऐड करी जाओगे, ये आपके पास क्या आ गई? total cost. टोटल कॉस्ट को आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ईयर से, हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज कॉस्ट। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक तो हमारी जो है वो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसके बाद अगर हम मशीनरी को यूज करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स 6th ईयर के एंड में हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे मशीनरी को। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट का क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कैसे हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तो कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम इसकी आगे ग्रुप रिप्लेसमेंट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसीज जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, टिल देन आप लोग इस लेक्चर को प्रॉपरली स्टडी कीजिए। Thank you from my side. Keep watching, keep learning and subscribe my YouTube channel for more videos.